Hello babies and babas, hello boys and girls, hello my dear viewers. My name is Professor नीति दोषी और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे. आई होप आप सब स्वस्थ है और बहुत बहुत मस्त है. चलिए बच्चों, आज अभी इसी वक्त लेट अस कंटिन्यू विथ आवर बिजनेस लॉ. बच्चों हम मॉड्यूल नंबर 1 चैप्टर नंबर में है, चैप्टर नंबर 1 पे है. लेट अस कंटिन्यू विथ बिजनेस लॉ. बच्चों द न्यू कॉन्सेप्ट दैट वी आर गोना स्टार्ट टुडे, the new concept that we are going to start today is very important for your exams and for your practical growth. बच्चों is incorporation of company. I want you all to understand this concept very clearly. Incorporation of company. मैडम इतने लेक्चर से बोल रही है incorporation. एक्चुअली इस incorporation का मतलब होता क्या है? किसी भी कंपनी को जन्म देना, किसी भी कंपनी को जन्म देना. कंपनीज एक्ट के हिसाब से सारे रूल्स फॉलो करके जब आप एक कंपनी को कानूनी तौर पे लीगल स्टेटस दिलवा देते हो, जब आप एक कंपनी को कानूनी तौर पे एक लीगल स्टेटस दिलवा देते हो बच्चों, उसको कहते हैं आपने किया उस कंपनी का इनकॉर्पोरेशन. आपने उस कंपनी का इनकॉर्पोरेशन किया. अभी से जब से इस कंपनी का इनकॉर्पोरेशन होता है उस समय से ये कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी मानी जाएगी. ये कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी मानी जाएगी. ध्यान दीजिए बच्चों, फॉर्मेशन ऑफ कंपनी वेरी इंपॉर्टेंट. सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 अंडरलाइन कीजिए. फॉर्मेशन ऑफ कंपनी सेक्शन 3 सबसेक्शन 1. अ कंपनी में बी फॉर्म्ड फॉर एनी लॉफुल पर्पस. कंपनी आप बना सकते हो लॉफुल पर्पस के लिए बाय. सबसे पहले ये बात करता है पब्लिक कंपनी. सबसे पहले ये सेक्शन बात करता है पब्लिक कंपनी. जब भी आपको एक कंपनी इनकॉर्पोरेट करनी है, एक कंपनी बनानी है, कानूनी तौर पे लीगल फॉर्मेलिटीज़ पूरी करके जब आप को एक कंपनी बनानी है और वो कंपनी अगर पब्लिक कंपनी हो बच्चों, पब्लिक कंपनी यानी बहुत ही क्लियर क्रिस्प डेफिनेशन. थोड़ा सा एक कैची चीज़ बताऊँ तो ऐसी कंपनी जहाँ पे इन्वेस्टर्स यानी शेयर होल्डर्स जनरल पब्लिक होंगे. इन्वेस्टर्स यानी शेयर होल्डर्स जनरल पब्लिक होंगे, उससे पब्लिक कंपनी कहते हैं. उसके अफेयर्स, उसका कारोबार, उसका काम एक प्राइवेट कंपनी से ज़्यादा बड़ा होगा. उसी जगह पे अगर बात मैं प्राइवेट कंपनी की करूँ तो पब्लिक कंपनी के कंपैरिजन में या तो एक तो छोटी होती है और प्राइवेट कंपनी के अफेयर्स छोटे होते हैं. और प्राइवेट कंपनी में जो पैसा लगाने वाले लोग हैं वो क्लोजली रिलेटेड होते हैं, या फ्रेंड्स होते हैं, या फैमिली होते हैं, या क्लोज पीपल होते हैं. उसमें जनरल पब्लिक नहीं पैसा लगाती, उसके शेयर्स फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं होते हैं. इसे प्राइवेट पब्लिक कंपनी के पढ़ेंगे बच्चों. 7 or more persons, underline, very important. 7 or more persons where the company to be formed is a public company. अगर इनकॉर्पोरेशन आपको पब्लिक कंपनी का करना है, अगर इनकॉर्पोरेशन एक पब्लिक कंपनी का हो रहा है तो कम से कम 7 मेंबर्स यानी कम से कम 7 शेयर होल्डर्स तो चाहिए ही चाहिए अगर आपको एक पब्लिक कंपनी बनानी है तो. 2 or more persons where the company to be formed is a private company. अगर आपको एक प्राइवेट कंपनी बनानी है जो पब्लिक कंपनी से एक तो छोटी होगी, उसका कारोबार छोटा होगा और जनरल पब्लिक का पैसा इस कंपनी में नहीं लगा होता है, तो इस कंपनी में हमें कम से कम कितने जन चाहिए बच्चों? 2. बच्चों पर्सन्स, 2 or more persons मतलब हम यहाँ बात शेयर होल्डर्स की कर रहे हैं, वो लोग जिसमें पैसा लगाने वाले हैं, हम उन लोगों की बात कर रहे हैं. पब्लिक कंपनी है तो 7, प्राइवेट कंपनी है तो 2. 1 person where the company to be formed is to be 1 person company, which is to say a private company. अब आप बोलोगे मैम ये क्या है भाई, प्राइवेट कंपनी सुना है, पब्लिक कंपनी सुना है, ये ओपीसी क्या है बच्चों?
OPC यानी 1% कंपनी। नाम सुन के दिमाग की बत्ती जलनी चाहिए कि 1% कंपनी यानी इसमें मेंबर्स होंगे सिर्फ एक। यहाँ पे मेंबर्स यानी शेयर होल्डर्स कितने हैं भैया? 7। यहाँ पे मेंबर्स यानी शेयर होल्डर्स कितने हैं भैया? 2। यहाँ पे जो शेयर होल्डर या मेंबर है वो कितने होंगे? 1। उसे कहते हैं 1% कंपनी, उसे कहते हैं 1% कंपनी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ेंगे बच्चों। By subscribing their names or his name, क्यों subscribing their names और his name? बच्चों his name यानी OPC, OPC यानी 1% कंपनी की बात कर रहा है। अगर प्राइवेट और पब्लिक है तो बहुत मतलब 2 या 7 जन है कम से कम, और OPC तो एक ही जन है। दिस नेम टू अ मेमोरेंडम एंड कंप्लाइंग विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ दिस एक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन। बच्चों सब्सक्राइबिंग टू अ मेमोरेंडम यानी जब भी एक कंपनी इनकॉर्पोरेट हो रही है, जब भी एक कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हो रहा है तो उसके, मैंने आपको बोला था 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। ठीक उसी तरह से उस जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में सब्सक्राइबर्स है, सब्सक्राइबर्स यानी वो लोग जो फर्स्ट शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी है, फर्स्ट नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी है, फर्स्ट ग्रुप ऑफ शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी है, उसे हम सब्सक्राइबर टू मेमोरेंडम भी कहते हैं। एंड कंप्लाइंग विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ दैट इन रिस्पेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन। आगे बढ़ेंगे। द मेमोरेंडम, अंडरस्टैंड द मेमोरेंडम ऑफ 1% कंपनी शैल इंडिकेट द नेम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसे थोड़ा सा ध्यान से समझिए। द मेमोरेंडम यानी OPC जो कंपनी हम बना रहे हैं वो प्राइवेट नहीं है, वो प्राइवेट कंपनी नहीं है, वो पब्लिक कंपनी भी नहीं है, वो क्या है? वो एक OPC है। लेकिन अभी हम जानते हैं कि OPC को बनाने के लिए कितने मेंबर्स यानी कितने शेयर होल्डर्स लगेंगे बच्चों? 1। लेकिन इसमें एक थोड़ा सा ट्विस्ट है, देखिए क्या है। द मेमोरेंडम ऑफ 1% कंपनी शैल इंडिकेट द नेम ऑफ द अदर पर्सन है। अभी तो ये बोल रही थी कि OPC में एक ही जन का नाम है, तो यहाँ बोल रहे और एक जन का नाम लिखो विथ हिज प्रायर रिटर्न कंसेंट in the prescribed form, who shall in the event of subscriber's death or incapacity to contract, यानी वो 1% कंपनी का जो वो एक मेंबर था, ध्यान दीजिए 1% कंपनी का जो एक मेंबर था, अगर वो मर गया, if he dies, if he passed away, या वो incapacity उसका हो गया to contract, उसका इनकैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट हो गया, तो उस केस में ये OPC, बच्चों OPC भी कंपनी है, मतलब लीगल स्टेटस OPC को भी मिलेगा। तो इस केस में अगर उसको इनकॉर्पोरेट करने वाला मेंबर ही मर जाता है तो क्या कंपनी बंद हो जाएगी? नहीं, ये आप अब हम जानते हैं कि कंपनी को एक लीगल स्टेटस मिल गया है, मेंबर्स आते जाते रहेंगे, शेयर होल्डर्स आते जाते रहेंगे, डायरेक्टर्स आते जाते रहेंगे, भाई एम्प्लॉयज आते जाते रहेंगे, लेकिन कंपनी रहेगी। बस इसी कारणवश अगर वो OPC है और एक ही जन है जिसने रजिस्ट्रेशन कंपनी का करवाया, उनको भी एक ऐसे और एक जन का रेफरेंस देना है जो अगर इस जन को यानी इस पर्सन को कुछ हो जाता है तो इसके बदले में और एक मेंबर आ सकता है कंपनी को चलाने के लिए। आगे बढ़ेंगे। टू कॉन्ट्रैक्ट बिकम द मेंबर ऑफ द कंपनी एंड द रिटन कंसेंट ऑफ सच पर्सन शैल ऑल्सो बी फाइल्ड विद रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार यानी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज at the time of the incorporation of 1% company along with its memorandum and articles of association। जी हाँ, अगर आप बनाने वाले हो वो कंपनी जो कि OPC है, तो हम जानते हैं OPC को बनाने के लिए सिर्फ एक ही मेंबर की ज़रूरत होती है, यानी OPC को बनाने के लिए सिर्फ एक ही शेयर होल्डर हो तो चलेगा, लेकिन OPC को बनाने के लिए वो एक शेयर होल्डर को और एक जन का रेफरेंस देना पड़ेगा, ये उनका परमिशन लेके एक रिटर्न कंसेंट देना पड़ेगा इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे कि अगर ये व्यक्ति, ओरिजिनल व्यक्ति जो इनकॉर्पोरेशन कर रहा है, अगर भगवान ना करे उनको कुछ हो जाता है तो उनकी बदली में ये कंपनी का कारोबार कौन संभालेगा। The company formed under subsection 1 of section 3 first may be either, very very important, a company limited by shares, a company limited by guarantee and an unlimited company। अभी इसको समझने के लिए ना मैं चाहती हूँ आप थोड़ा सा यहाँ पे गौर फरमाइए।
इसको समझने के लिए मैं चाहती हूँ आप थोड़ा सा इस पे गौर फरमाइए। द फर्स्ट इज बच्चों, हम जानते हैं हमारे 2 शेयर होल्डर्स थे। क्या आप इनका नाम जानते हो? नाम याद कीजिए बच्चों, उदय भाई एंड मजनू भाई। नाम याद कीजिए, उदय भाई एंड मजनू भाई। इन्होंने मिलके एक कंपनी का इनकॉर्पोरेशन किया। ये एक इंडिपेंडेंट एग्जांपल है, चाहती हूँ आप ध्यान दीजिए। इन्होंने मिलके एक कंपनी का इनकॉर्पोरेशन किया। अभी वो कंपनी का टाइप है फर्स्ट कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स यानी बच्चों इसका मतलब है लायबिलिटी की बात कर रहा है। लिमिटेड बाय शेयर्स मतलब लायबिलिटी की बात कर रहा है। मान लीजिए ये कंपनी की जो 2 शेयर होल्डर्स हैं, एक है उदय भाई, एक है मजनू भाई। उदय भाई ने शेयर्स का पूरा पेमेंट कर दिया है। जितने भी शेयर्स उदय भाई के नाम पे है इसमें पूरा पेमेंट उदय भाई ने कर लिया है। मान लीजिए मजनू भाई का 50% पेमेंट ऑफ शेयर्स बाकी है। मान लीजिए उनके पास जो शेयर्स है उस पे से 50% पेमेंट बाकी है, तो इस केस में उदय भाई की लायबिलिटी विल बी नील यानी विल बी 0। उसी केस में मजनू भाई की लायबिलिटी विल बी द लेफ्ट अमाउंट मतलब 50% जितना अमाउंट उनका बाकी है, अनपेड अमाउंट बाकी है, इस लायबिलिटी को कहते हैं कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। ये नॉर्मल है, जितना भी अनपेड वैल्यू है शेयर्स का उतना पैसा दे दो और लायबिलिटी से फ्री हो जाओ बस। कि उससे ज़्यादा इनको यानी शेयर होल्डर्स को कुछ भी पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। ये है फर्स्ट एग्जाम्पल। बच्चों सेकेंड है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, मान लीजिए 2 शेयर होल्डर्स हैं, एक है हमारे उदय भाई और एक है हमारे मजनू भाई। इन्होंने शेयर्स तो लिए हैं, शेयर्स का पैसा दिया भी है। रिगार्डलेस बच्चों इन्होंने गारंटी ली है कि अगर कंपनी लॉस करती है या कंपनी को अर्जेंट कैश की ज़रूरत है तो हम दोनों मिलके 10 लाख और 10 लाख तक यानी टोटल 20 लाख रुपए हम निकाल के कंपनी का डेट चुकाएंगे। कंपनी को ज़रूरत के वक्त पे हम कंपनी को मदद करेंगे। इसे कहते हैं कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। यानी जो शेयर होल्डर्स है वो शेयर्स का पैसा तो आप साइड पे रखो, वो तो जाने दो, लेकिन उसके अलावा वो कंपनी को प्रॉमिस करते हैं कि अगर कंपनी को कभी ज़रूरत पड़ी तो वो कंपनी को पैसा दे के मदद करेंगे। और द लास्ट इज़ बच्चों कंपनी लिमिटेड बाय, द लास्ट इज़ माय डियर व्यूअर्स कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, सॉरी अनलिमिटेड कंपनी। यानी ये जो हमारे उदय भाई है और ये जो हमारे मजनू भाई है, अगर इनकी कंपनी डूबी तो इनके पर्सनल एसेट्स कंपनी के साथ अटैच हो जाएंगे। ध्यान दीजिए, इनके पर्सनल एसेट्स कंपनी के साथ अटैच हो जाएंगे और वो एसेट्स को लेके बेच के ये कंपनी का लायबिलिटी चुकाना पड़ेगा। इसे कहते हैं अनलिमिटेड कंपनी। इसे क्या कहते हैं बच्चों? अनलिमिटेड कंपनी। अभी समझ में आया? सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 वे बी फर्स्ट ईदर कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी एंड अनलिमिटेड कंपनी। नेक्स्ट इज बच्चों स्टार मार्क कर दीजिए प्रोसीजर। सेक्शन 7 बात करता है प्रोसीजर ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी। जी हाँ, हमारे मन में जो इतने दिन से ये सवाल गूंज रहा था उसका जवाब हमें जाके आज मिलेगा। आपको एक कंपनी इनकॉर्पोरेशन अगर करनी है तो आपको सेक्शन 7 ऑफ द कंपनीज एक्ट आपको कम्प्लीटली समझना पड़ेगा, कम्प्लीटली सुनना पड़ेगा और इसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। देखेंगे देयर शैल बी फाइल विथ रजिस्ट्रार यानी ROC, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। बच्चों हर जुरिस्डिक्शन में एक ROC होती है जिसके पास जाके आप रजिस्टर कर सकते हो। ऑफिस ऑफ द कंपनी इज प्रपोज टू बी सिचुएटेड, जहाँ पे भी आपकी रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी है। मान लीजिए आपकी रजिस्टर्ड ऑफिस आप सोच रहे हो मुंबई में, तो आपको ये वाले ROC में जाके आपको ये जो फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स है, ये आपको रजिस्ट्रेशन इन डॉक्यूमेंट्स का करना पड़ेगा। बच्चों अभी तो सारी चीज़ें ऑनलाइन हो गई है, अभी तो MCA वेबसाइट पे सारी चीज़ें
ऑनलाइन हो गई है। आगे बढ़ेंगे। फर्स्ट क्या है, फर्स्ट रिक्वायरमेंट कौन सी रजिस्ट्रेशन के लिए सबसे पहली चीज़ क्या है जिसकी ज़रूरत है, वो है मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी, जिसके बिना भैया कंपनी का इनकॉर्पोरेशन तो हो ही नहीं सकता, जिसके बिना कंपनी का इनकॉर्पोरेशन माय डियर व्यूअर्स हो ही नहीं सकता। वो है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। ये दो डॉक्यूमेंट्स है जो कंपनी के फाउंडेशन बनाते हैं, ये दो डॉक्यूमेंट्स है जो कंपनी का फाउंडेशन बनाता है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कंपनी की बड़ी बड़ी चीज़ों के बारे में बात करता है, जैसे कि कंपनी का नाम, कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस क्या होगा, कंपनी का कैपिटल क्लॉज क्या होगा, एक्सेट्रा, कंपनी का बिजनेस क्या होगा, कंपनी का ऑब्जेक्ट क्या होगा, वगैरह वगैरह। और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन कंपनी के डेली लाइफ के बारे में बात करता है कि कंपनी क्या क्या करेगी, कंपनी क्या क्या नहीं करेगी, कंपनी कैसे काम करेगी, कैसे काम नहीं करेगी, कंपनी में कितने लोग काम करेंगे, कंपनी एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इन दो डॉक्यूमेंट्स के बिना कंपनी बन ही नहीं सकती। duly signed by all the subscribers to memorandum in such a way as prescribed, यानी जो आप कंपनी बनाने जा रहे हो, समझिए जो कंपनी आप बनाने जा रहे हो उसके सबसे पहला तो उसका MOA होना चाहिए, AOA होना चाहिए, और ये दोनों चीज़ होनी चाहिए साइंड बाय whom, जो शेयर होल्डर्स है, सब्सक्राइबर्स टू मेमोरेंडम, यानी जो इनिशियल शेयर होल्डर्स है, सबसे शुरुआती दिनों में जिन्होंने पैसे लगाए हैं वो वो शेयर होल्डर्स जो है बच्चों, वो इस MOA और AOA पे साइन करेंगे। सेकंड नंबर, अ डिक्लेरेशन इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म बाय एन एडवोकेट। एक डिक्लेरेशन होना चाहिए, एक डिक्लेरेशन फाइल करना पड़ेगा बाय एन एडवोकेट, अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट और कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस, हु इज एंगेज्ड इन फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी। आप इन लोगों से साइन लीजिए, इन लोगों से डिक्लेरेशन लीजिए, या तो कंपनी सेक्रेटरी से लीजिए जो प्रैक्टिस कर रहा है और जिसका काम है कंपनी को इनकॉर्पोरेशन करना, एंड by a person named in the article as a director। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में सब्सक्राइबर्स टू मेमोरेंडम है माना, अभी आर्टिकल्स में, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में डायरेक्टर का नाम भी होगा, कंपनी के फर्स्ट डायरेक्टर्स कौन होंगे उनका भी नाम होगा। मैनेजर और सेक्रेटरी ऑफ द कंपनी, दैट ऑल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ दिस एक्ट एंड रूल्स मेड देयर अंडर रिस्पेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन मैटर्स प्रेसिडेंट और इंसिडेंटल दैट टू हैव बीन कंप्लाइड विद। जी हाँ, वो जो डिक्लेरेशन है उसमें लिखना पड़ेगा कि ये जो लोग कंपनी बनाने के लिए निकले हैं ये एक्चुअली अच्छे लोग हैं, इन्होंने सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी की है और कंप्लाई की है। आगे बढ़ेंगे। एन एफिडेविट, उनको डिक्लेरेशन के साथ एक एफिडेविट भी सबमिट करना होगा फॉर ईच ऑफ द सब्सक्राइबर्स को एफिडेविट भरना है टू मेमोरेंडम एंड फ्रॉम पर्सन्स नेम्ड इन द फर्स्ट डायरेक्टर। मेमोरेंडम सब्सक्राइबर्स टू मेमोरेंडम है या तो उनको देना है, और जो फर्स्ट डायरेक्टर जिसका AOA में नाम है यानी आर्टिकल्स में जिसका नाम है उसको भी देना है एफिडेविट। इफ एनी इन द आर्टिकल्स दैट he is not convicted of any offense in connection with the promotion। इन लोगों ने कभी भी पास्ट में कोई ऑफेंस यानी कोई क्राइम कमिट नहीं किया रिलेशन टू प्रमोशन, फॉर्मेशन, मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। पता चले एक आदमी है जो हर कंपनी बना के फ्रॉड ही कर रहा है, अरे भाई अगर तुम वैसे और एक बार तुम उसको कंपनी बनाने दोगे तो दैट पर्सन विल कंटिन्यू टू कमिट क्राइम, उसे रोकना, इसीलिए उसके पास से एक एफिडेविट लेना है जिसमें लिखा होगा कि भाई वो कोई भी ऐसे क्राइम्स में, ऑफेंसेस में इन्वॉल्व नहीं है। आगे बढ़ेंगे। और दैट ही हैज़ नॉट बीन फाउंड गिल्टी ऑफ एनी फ्रॉड और मिसफीजेंस और एनी ब्रीच ऑफ ड्यूटी टू एनी कंपनी अंडर दिस एक्ट। अगर वो व्यक्ति ने पहले कोई फ्रॉड किया है, मिसफीजेंस किया है, यानी कोई भी फ्रॉड किया है, ब्रीच ऑफ ड्यूटी किया है, तो हमें उसके पास से एफिडेविट लेते समय बहुत ध्यान देना है। एफिडेविट मिलेगा ही नहीं बच्चों अगर वो कोई क्राइम्स में इन्वॉल्व है तो। नेक्स्ट इज बच्चों द एड्रेस ऑफ द करस्पॉन्डेंस। अभी जब तक कंपनी बन नहीं जाती, रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस मैं मानती हूँ, लेकिन जब तक कंपनी का इनकॉर्पोरेशन होता नहीं तब तक रजिस्टर्ड ऑफिस, जब तक इनकॉर्पोरेशन होता नहीं तब तक ये जो ROC है
जिसके पास हम फाइल लेके गए हैं, हमारे डॉक्यूमेंट्स लेके गए, यानी अभी ऑनलाइन जा रहे, तो वो हमारे साथ कॉरेस्पॉन्डेंस कैसे करेंगे? उसके लिए हमें एक एड्रेस देना है उनको, टेम्पररी बच्चों, टेम्पररी। एक बार कंपनी फॉर्म हो गई उसके पास तो कंपनी, उसके बाद तो कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस है ही, लेकिन उसके उस टाइम तक किसके साथ कॉरेस्पॉन्डेंस कौन से एड्रेस पे होगा, इसीलिए वो लोग मांगते हैं। द पर्टिकुलर्स ऑफ नेम बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी सब्सक्राइबर्स टू मेमोरेंडम है, जो भी फर्स्ट डायरेक्टर्स है, उनका नाम चाहिए, यानी इंक्लूडिंग उसका सरनेम चाहिए, उनका फैमिली नेम चाहिए, उनका रेसिडेंशियल एड्रेस चाहिए, उनका नेशनैलिटी चाहिए, एंड सच अदर पर्टिकुलर्स ऑफ एवरी सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम along with the proof of identity as may be prescribed, and in the case of subscribers being a body corporate, such particulars as may be prescribed। जो भी सब्सक्राइबर्स है उनका नाम चाहिए, उनका रेसिडेंशियल एड्रेस चाहिए, उनका नेशनलिटी चाहिए, और ऐसे कोई पर्टिकुलर्स चाहिए जो ज़रूरी है, उनका प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी चाहिए, वगैरह वगैरह। बच्चों आगे बढ़ेंगे, द पर्टिकुलर्स, आगे बढ़ेंगे, ध्यान दीजिए। The particulars of the person mentioned in the articles as first director, वो व्यक्ति जो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में जिसका नाम लिखा है, वो व्यक्ति जिसका नाम लिखा है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में एज फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, देयर नेम्स इंक्लूडिंग सरनेम, फैमिली नेम, द डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये डिन इसे कहते हैं, डिन, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। बच्चों जैसे एक कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है, उस कंपनी को मिलता है सिन, यानी कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर। वैसे ही जब एक डायरेक्टर को डायरेक्टर बनने के लिए क्वालिफाई करना पड़ता है, वो डायरेक्टर जब क्वालिफाई हो जाता है उसे मिलता है डायरेक्टर्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। बच्चों इसमें भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, इसमें भी लॉ कुछ कहता है, कंपनीज एक्ट कुछ कहता है, वो फॉलो करके उस मेंबर को, उस पर्सन को डायरेक्टर यानी डिन मिलता है। उसके बाद ही वो व्यक्ति किसी भी कंपनी में डायरेक्टर बन सकता है। जब तक उनको डिन ना मिले, जब तक उनको एमसीए वेबसाइट पे से डिन ना मिले, तब तक वो डायरेक्टर नहीं बन सकते। देखिए, रेसिडेंशियल एड्रेस, नेशनैलिटी एंड सच अदर पर्टिकुलर्स इंक्लूडिंग प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। एंड आगे बढ़ेंगे बच्चों, द पर्टिकुलर्स of the interests of the person mentioned in the articles as the first director of the company in other firms or body corporates, along with the consent to act as a director of the company in such a form and manner as may be prescribed। मान लीजिए हमारे कंपनी में जो फर्स्ट डायरेक्टर बन रहे हैं, मान लीजिए हमारे कंपनी में जो फर्स्ट डायरेक्टर बन रहे हैं, अगर वो एग्जिस्टिंग किसी और कंपनी में भी डायरेक्टर है तो उस कंपनी का भी कंसेंट लगेगा बच्चों। The particulars of the interest of the person mentioned in the articles as first director, यानी अगर वो डायरेक्टर कहीं और भी डायरेक्टर है तो उसका फुल प्रूफ भी इंफॉर्मेशन हमको लगेगा ऑफ द कंपनी इन अदर फर्म्स और बॉडी कॉर्पोरेट्स अलॉन्ग विद द कंसेंट टू एक्ट एज अ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी इन सच फॉर्म एंड मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। द रजिस्ट्रार, अंडरस्टैंड, द रजिस्ट्रार ऑन द बेसिस of documents and information filed under subsection 1 shall register all the documents and information referred to in it, that subsection in the register, and issue a certificate, understand, issue a certificate of incorporation। इसे कहते हैं सिन। जिस दिन कंपनी को सिन मिल गया भैया, उस दिन कंपनी का इनकॉर्पोरेट यानी सिन और सर्टिफिकेट, ये दो चीज़ अगर उनको मिल गई, इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट और सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, और सिन यानी कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर, ये जब उनको मिल जाता है बच्चों तो उनका इनकॉर्पोरेशन, कंपनी का इनकॉर्पोरेशन मान दिया जाता है। इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म टू द इफेक्ट दैट द प्रपोज्ड कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट। एक तो कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई, उसके लिए उसको मिलेगा सिन, कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर और सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। ये एक सर्टिफिकेट होता है बच्चों जिसमें लिखा होता है, लेजिट लिखा होता है कि भैया ये कंपनी है, इसका नाम है, इसका रजिस्टर्ड ऑफिस है, वगैरह वगैरह वगैरह। और इसमें ही सर्टिफिकेट के अंदर ही कंपनी का सिन लिखा होता है, यानी कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर लिखा होता है। जी हाँ बच्चों, आगे बढ़ेंगे। ऑन एंड फ्रॉम द डेट, क्या बोल रहे हैं, ऑन एंड फ्रॉम द डेट mentioned in the certificate of incorporation issued under subsection 2, the registrar shall allot, underline, a corporate identity number। जैसे कि हमने बात की
which shall be a distinct identity for the person, which shall also be included in the certificate. जी हाँ, the company shall maintain and preserve, understand, कंपनी को संभाल के रखना है और प्रिजर्व यानी बचा के रखना है, कहाँ, अपने रजिस्टर्ड ऑफिस में, कॉपीज ऑफ ऑल इट्स डॉक्यूमेंट्स एंड इंफॉर्मेशन एज ओरिजिनली फाइल्ड अंडर सबसेक्शन 1। ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो कंपनी इनकॉर्पोरेशन के समय फाइल करती है, ये सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस में संभाल के कंपनी को रखने ही पड़ेंगे। इफ एनी पर्सन फर्निशेस, हाँ, अगर कोई झूठ बोल के, इनकरेक्ट पर्टिकुलर्स दे के, अगर कोई कुछ सप्रेस करके, मटेरियल इन्फॉर्मेशन छुपा के कुछ ऐसा कर रहे हैं ऑफ विच ही इज अवेयर, जानबूझ के कर रहे हैं, फाइल डॉक्यूमेंट विद द रजिस्ट्रार इन रिलेशन टू रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी शैल बी लायबल अंडर सेक्शन 447। क्रिमिनल लाइबिलिटीज इसमें उनको चार्ज करेंगे। आगे बढ़ेंगे, where at any time of incorporation of the company it is proved that the company has been gotten incorporated by furnishing any false information, वो पर्सन ने या तो खुद के डॉक्यूमेंट्स में झूठ बोला हो या कंपनी को इनकॉर्पोरेट करवाने के लिए कुछ झूठ बोला हो, इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन और रिप्रेजेंटेशन बाय सप्रेसिंग एनी मटेरियल फैक्ट्स, झूठ बोल के, छुपा के, द प्रोमोटर्स ऑफ द कंपनी नेम्ड एज द फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ द कंपनी शैल बी लायबल अंडर सेक्शन 447। झूठ बोलोगे तो अंडर 447 आपको लायबिलिटी तो आप पे लगेगी। वेयर अ कंपनी हैज़ बीन gotten incorporated by furnishing any false or incorrect information or representation by suppressing any material fact, the tribunal may, on an application made to it of being satisfied that situation so warrants, pass, क्या बोल रहे बच्चों, pass such orders as it may think fit for regulation of the management of company, including changes if any in its memorandum and articles इन पब्लिक इंटरेस्ट और इन द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी और मेंबर ऑफ क्रेडिटर्स। अगर चाहती है, अगर गवर्नमेंट ट्रिब्यूनल, बच्चों ट्रिब्यूनल यानी हम बात करते हैं NCLT, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, यानी वो ऐसा कोर्ट है, अभी तो थोड़ा चेंजेस उसमें भी आया है लेकिन फ्यूचर में हम देखेंगे NCLT, ये जो नए चीज़ें आई है उसमें NCLT जो है, अगर उसको लगता है कि कुछ भी गलत हो रहा है, बच्चों ये बेसिकली एक कोर्ट होती है जहाँ पे कंपनी के रिलेशन में कुछ भी सिविल डिस्प्यूट्स होते हैं वो लड़े जाते हैं यहाँ पे। आगे बढ़ेंगे बच्चों, लास्ट है, द कंपनी रजिस्टर्ड अंडर दिस सेक्शन शैल एंजॉय ऑल प्रिविलेजेस। ये सेक्शन के अंदर अगर एक बार कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हो गया तो कंपनी कैन एंजॉय ऑल द प्रिविलेजेस एंड बी सब्जेक्ट टू ऑल द ऑब्लिगेशन ऑफ लिमिटेड कंपनी। उनको सारे प्रिविलेजेस एंजॉय करने मिलेंगे, लेकिन साथ ही साथ जितने भी उनको लाइबिलिटीज़ है यानी उनकी ऑब्लिगेशंस है वो भी उनको फुलफिल करनी पड़ेगी। अ कंपनी रजिस्टर्ड शैल नॉट ऑल्टर द प्रोविजन ऑफ इट्स मेमोरेंडम एंड आर्टिकल एक्सेप्ट विद द प्रीवियस अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। जी हाँ बच्चों, दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ दिस लेक्चर। अगर आपको कोई भी डाउट्स है तो फील फ्री टू रीच आउट टू अस इन द कमेंट सेक्शन। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई हो। दिस इज़ प्रोफेसर नीति दोषी साइनिंग ऑफ। थैंक यू।